वेलकम बैक टू। देखिए, आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है, ठीक है, वो एक आर्टिकल है। हम लोगों को ये दिखना है कि टू शो दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस। जो आपको गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स दिया हुआ है उसको हम लोग दो फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट टू दी गिवन सिस्टम इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे, ठीक है। और ये जो टू फोर्स में जो कन्वर्ट करने का वे होगा वो इनफाइनाइट होगा, एंड दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द टू फोर्सेस इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये है कि जैसे एक कोई सिस्टम ऑफ फोर्स है, बहुत सारा फोर्सेस है, तो हम लोग उसको दो फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो कन्वर्ट करने का वे होगा ये इनफाइनाइट होगा, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द गिवन सिस्टम बी इक्विवेलेंट टू रेंज आर के, ठीक है। ये हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो हमको इक्विवेलेंट सिस्टम गिवन है, ठीक है, वो उसका उसका रिजल्टेंट आर है, ठीक है, और उसका जो कपल है वो के है, तो रेंज हमको आर के मिलता है, whose सेंट्रल एक्सिस इज ओजेड, ठीक है। इसका सेंट्रल एक्सिस हम लोग ओजेड सपोज कर लेते हैं, सो दैट आर इज द रिजल्टेंट फोर्स, ओके, along OZ and K is the resultant couple about OZ। अगर OZ आपका सेंट्रल एक्सिस होगा तो डेफिनेटली जो हमारा रिजल्टेंट R है वो हमको, ठीक है, वो along OZ होगा, और जो हमको कपल रिजल्टेंट मिल रहा है K वो भी अबाउट OZ होगा, ठीक है। अब ये सपोज कर लेते हैं कि जो R है वो कैपिटल X Y और Z है, ठीक है। यानी R का जो कंपोनेंट है along एक्सिस वो है X Y Z, और K का सपोज कर लेते हैं कि L M N है, ठीक है। ये पहले से आप इसका आपको अंडरस्टैंडिंग है इसका। देन अब देखिए, तो यहाँ पे X इक्वल टू डेफिनेटली क्या होगा, 0, Y भी 0 और Z R, ठीक है। क्योंकि जो आपका R है वो क्या है, वो है आपका OZ एक्सिस की तरफ, ठीक है। इधर ही मेरा R है और इधर ही मेरा क्या है, नेट कपल है। तो जो R का जो कंपोनेंट है अलोंग X और Y एक्सिस को तो 0 0 होगा, ठीक है, और ये सिर्फ Z एक्सिस के अलोंग में R मिलेगा, तो सिर्फ इसका जो R है वो एक्चुअली क्या है, ओनली Z कंपोनेंट है, ठीक है। सो Z इक्वल टू R, लाइक दैट। चूंकि K भी हमारा सिर्फ Z एक्सिस के अबाउट में है, तो K का जब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट, ठीक है, अलोंग एक्सिस, तो हमको L0 मिलेगा, M0 मिलेगा और NK मिलेगा, ठीक है। अब ये हो गया रिजल्टेंट का, ठीक है, जो रेंज हमको आर के है उसका ये बॉक्स मेरे को तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, ध्यान दीजिए इसको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। आइए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिगर को आप अच्छे से समझ लीजिए, फिगर क्या है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने जैसे हमको ये कहा गया है कि जो गिवन रिजल्टेंट है, जो आर है, ठीक है, और के है, जो गिवन रेंज है, हम उसको दो रेंज में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, या दो रेंज के टर्म में लिख सकते हैं। मैं दो रेंज ले लेता हूँ, ठीक है। चूंकि यहाँ पे सिर्फ फोर्सेस लिखा हुआ है, टू फोर्सेस में बदलना है, तो रेंज नहीं लेंगे, सिर्फ फोर्स लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ दो फोर्स ले लेते हैं। एक ले लेते हैं R1 along लाइन AB, दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक ले लेते हैं R2 along लाइन CD, ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी सपोज कर लेते हैं कि जैसे ये हमारा देखिए सेंटर में ये हमारा O है, तो दिस इज O इज ओरिजिन, दिस O इज ओरिजिन, ये O हमारा ओरिजिन है, और दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट रेंज हमको गिवन है आर और के, वो इसी एक्सिस के अलाउ में है, ठीक है। अब देखिए ये जो AC लाइन है आपका, ये एक्स एक्सिस है, दिख रहा है, ठीक है, और ये जो लाइन है हमारा ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो R1 जो अल्फा एंगल बनाता है, ये बनाता है जेड एक्सिस से, दिख रहे हैं आप, क्योंकि ये जो लाइन है आपका ये क्या है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इसी तरीके से ये R2 भी जो बीटा एंगल बनाता है वो जेड एक्सिस से बनाता है, ठीक है। इन सब बातों को पहले आप लिख लें, ओके। और यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है फिगर में
कि जो हमारा ये AC है एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये जो अल्फा एंगल बन रहा है या बीटा एंगल बन रहा है, ये किस पे बन रहा है? ये बन रहा है YZ प्लेन में, ठीक है। ये जैसे देखिए Y है, ये आपका Z है, Z के पैरेलल में ये Z हुआ, ठीक है, तो YZ प्लेन में ये एंगल आपको बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही सब बातें थ्योरी में लिखी हुई है। सपोज द गिवन सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू R1 एट A। जो गिवन सिस्टम है उसको हम लोग एक फोर्स R1 में बांट दिए हैं एट A, ठीक है, इन प्लेन परपेंडिकुलर टू OA। लिख दिया गया है OA का परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा? YZ होगा, ठीक है। अच्छा, दैट इज इफ OA इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, देन R1 इज इन YZ प्लेन, ठीक है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, क्लियर है? अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख लीजिए, जिस तरीके से हम लोगों ने R1 को बांटा है, ठीक है, उसी तरीके से अब आप देखें दूसरा फोर्स कौन है? वो है R2 एट पॉइंट C, दिख रहा है आपको, इन दी प्लेन परपेंडिकुलर टू OC। तो ये OC के परपेंडिकुलर है, OC फिर से एक्स एक्सिस है, तो यानी ये भी आपका YZ प्लेन में है, ठीक है। such that the line of action of R1 and R2 makes angle alpha and beta with OZ respectively, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियरली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ R1 एंड R2। अब देखिए R1 क्या होगा आपका मेरा, तो R1 का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो है पॉइंट A, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो ये ओरिजिन से A डिस्टेंस पे है, तो A00 होगा, ठीक है। और C जो है ये ओरिजिन से अदर साइड है B लेंथ पे, तो ये -B00 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, अब हम लोग जो है डायरेक्शन कोसाइन पता कर लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। यस, ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसे डायरेक्शन कोसाइन को अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो हमको निकालना पड़ता है, तो आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AB एंड CD, ठीक है, जिसके अलोंग में R1 और R2 है, ठीक है। तो अब देखिए AB का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या होगा? तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? उस लाइन का इंक्लाइनेशन, उस लाइन का जो है कोसाइन वैल्यू जो वो एक्सिस के साथ में फॉर्म करता है, ठीक है। तो AB चूंकि आपका क्या है? जेड प्लेन में है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, और YZ प्लेन में है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो जो DCS का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन जो होता है लाइन का, वो क्या होता है? वो होता है cos θ1, cos θ2 और cos θ3, ठीक है। जहाँ θ1, θ2 और θ3 क्या होता है? ये एंगल विथ एक्सिस होता है, ठीक है। तो AB जो है वो चूंकि जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, YZ प्लेन में है, तो इसका जो θ1 होगा वो होगा 90, ठीक है। फिर Y के साथ में कितना एंगल बनाएगा? तो देखिए Z के साथ में ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो YZ प्लेन में है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि क्या होता है? Z और Y आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो cos 90 माइनस अल्फा, और Z के साथ में तो अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये AB का DCS निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरीके से CD का निकालेंगे, तो अगेन CD फिर से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर आप Y एक्सिस से देखेंगे, तो Y एक्सिस का जो पोजीशन है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ऊपर देखिए फिगर में, यही पोजीशन है Y एक्सिस का, ये Y एक्सिस का पोजीशन है, ठीक है ना, ये वाला। तो अगर इधर बीटा एंगल है, तो चूंकि ये तो 90 खुद होता है, ठीक है, Y और Z आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका जो टोटल एंगल है वो क्या हो जाएगा? 90 प्लस बीटा, ठीक है। ओके, इन पॉजिटिव सेंस, ओके। और Z के साथ में तो बीटा ही एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 90 0, cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, दिस इज cos अल्फा, अगेन cos 90 0, cos 90 प्लस बीटा माइनस साइन बीटा और cos बीटा। तो अब देखें, जो R1 और R2 है उसका दो काम हम लोगों ने कर लिया है। क्या? एक तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फाइंड कर लिया है A और C, और दूसरा हम लोगों ने इन दोनों लाइन का, लाइन ऑफ एक्शन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया है। तो अगर ये दोनों आपको पता चल जाए, तो अब आप उसका कंपोनेंट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है? वो है R1 और R2 का कंपोनेंट फाइंड आउट करना, ठीक है। ओके,
चलिए आइए इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो देखिए उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, जैसे हम लोग पहले से ही बनाते आए हैं, ठीक है। तो वही टेबल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखिए ये मैंने एक टेबल ले लिया, ठीक है, ये टेबल आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे टेबल में पहले हम लोग फोर्सेस लेंगे R1 R2, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का वो A00 और पॉइंट जो सी है वो आपका है -B00, ठीक है, ये हो गया। फिर डायरेक्शन कोसाइन दोनों का क्या आया है, तो L1 M1 N1 ये आया है, ठीक है। और इसका L2 M2 और N2 ये आया है, ऊपर में हम लोग अभी देख चुके, ठीक है। ओके, तो अब इसका अगर हमको निकालना है कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्सिस, तो फॉर्मूला जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग में, वाई एक्सिस के अलोंग में, जेड एक्सिस के अलोंग में, इसी तरीके से इधर भी, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा फोर्स इनटू रिस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइन, यानी R1 L1 R2 R1 M1 R1 N1। तो L1 M1 N1 का जो वैल्यू है वो पुट अप कर देने से ये आ गया, ठीक है। R1 sin अल्फा R1 cos अल्फा। इधर भी R2 L2 R2 M2 R2 N2, और जब L2 M2 N2 को पुटअप कर देंगे तो 0 - R2 sin बीटा, और यहाँ पे आपका R2 cos बीटा, ठीक है। ये क्या है, ये ध्यान से लिख लीजिएगा, ये है R2 cos बीटा। तो यहाँ से अब हमको जैसे तो कि दो ही फोर्स है R1 और R2 है ना, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो गिवन R दिया हुआ है, चूंकि वो रिजल्टेंट था और हम लोग इसको दो फोर्स में कन्वर्ट किए हैं। तो अब इसका जो रिजल्टेंट, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे अगर, ठीक है, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने से हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा फिर से, ठीक है। तो जो एक्स कंपोनेंट आएगा फाइनली कैपिटल एक्स चूंकि क्या होता है फाइनल कंपोनेंट होता है, तो वो दोनों एक्स कंपोनेंट का सम होगा, तो वो तो 0 ही आएगा, ठीक है। वाई कंपोनेंट हमारा दोनों वाई का सम हो जाएगा, इसका और इसका, ठीक है। और जो जेड कंपोनेंट है वो Z1 और Z2 का सम हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हम लोगों को, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को एक्स वाई और जेड जो फाइनल कंपोनेंट है वो मिल गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चूंकि हम लोग रिजल्टेंट का कंपोनेंट निकाल लिए हैं, ठीक है, तो अब हम लोग अब चलते हैं मूवमेंट की तरफ, ठीक है, कपल वैल्यू की तरफ कि उसका क्या होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलिए, ठीक है। नाउ मूवमेंट ऑफ R1 एंड R2 अबाउट OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ इज गिवन बाय। तो ये लाइन चलिए ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, R1 और R2 का देख लेते हैं कि कंपोनेंट क्या है मूवमेंट का, ठीक है, अलोंग एक्सिस। तो अलोंग एक्सिस निकलेगा तो आपको डेफिनेटली मालूम चल जाएगा कि OZ के अलोंग में क्या है, और परपेंडिकुलर टू OZ यानी जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग में क्या है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, LIMJN के, ये R1 और R2 दोनों का निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो ये L हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, आई जे के लेते हैं, फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर जो कंपोनेंट आया है फोर्स का वो ले लेते हैं, ठीक है। ये R1 के लिए हो गया, इसी तरीके से ये R2 के लिए, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, आई कंपोनेंट 0 आ रहा है, ये जे कंपोनेंट है और ये के कंपोनेंट है। तो अब हम लोग जब इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हम लोगों को एलिमेंट का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। क्या आता है एलिमेंट का वैल्यू, देखिए, ओके, यहाँ से देख लेंगे, यस, ये देखिए, इक्वेट कर दीजिए तो डेफिनेटली आपको जो दिख रहा है वही चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखिए तो हम लोगों को L जो है ये 0 मिल गया, पहला कंपोनेंट, M ये पूरा मिल गया, ये पूरा M है, ठीक है। तो M जो है LMN, तो M ही L जो है वो आपका है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ एक्स एक्सिस, ठीक है। और M जो है वो आपका अबाउट वाई ओ वाई होगा, वाई एक्सिस होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू ओजेड मिल गया आपको, और इन जो होता है वो आपका अबाउट जेड एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये आपको अबाउट ओजेड मिल गया, ठीक है। तो अब हमको देखिए ऊपर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड मिला था R1 और R2 का, ठीक है, और यहाँ से हमको एलिमेंट मिल गया है, तो ये हम एक टेबल में लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये टेबल 2 हो गया। तो अब मेरा कहना ये है कि जो टेबल 1 था, ठीक है, वो भी रिजल्टेंट का था, आप ऊपर जाकर के देख लीजिए, ठीक है, आपने नोट किया होगा। तो ऊपर में जो आपका टेबल 1 है, ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, जो हमारा टेबल 1 था एक बार फिर से देख लीजिए उसको, देखिए स्टार्टिंग में जो किए थे। तो ये जो मैंने टेबल 1 लिखा था, कहाँ पे लिखा था मैंने, यस, ये
ये जो मैंने टेबल 1 लिखा है तो ये मेरा रिजल्टेंट का है एक्स वाई जेड, ठीक है, और 11। और फिर जब मैंने R1 और R2 को यूज करके, ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड आउट किया, ठीक है, और उसका जो है नेट मूवमेंट अबाउट एक्सिस निकाला, तो मेरे को क्या मिला, ये टेबल मिला, ठीक है, टेबल नंबर ये 2। तो अब जाहिर सी बात है कि ये 1 और 2 क्या है, मेरा एक ही वैल्यू है, ठीक है, चूंकि ये दो फोर्स में हम लोग कन्वर्ट किए थे उसका रिजल्टेंट है, और ऊपर में डायरेक्ट रिजल्टेंट का हम लोग लेकर के रखे हैं, तो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो वहां पे देखिएगा तो x भी 0 था, यहाँ भी x 0 है, तो यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। y ऊपर में आप देखिएगा तो y जो है कंपोनेंट आपका 0 था, और यहाँ पे ये आपका R1 साइन अल्फा R2 साइन बीटा है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको इक्वेशन 3 मिल जाएगा। ऊपर में देखिएगा तो z कंपोनेंट जो है हमारा वो कैपिटल R था, और यहाँ पे ये आया है, ये R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से L ऊपर में भी 0 था, यहाँ भी 0 है, कुछ मिलेगा नहीं। ऊपर में भी आपका M 0 था, यहाँ पे M आपका ये आया है, ठीक है, यानी ये 0 हो जाएगा। और ऊपर में N आपका कैपिटल K था, यहाँ पे ये आया है, तो ये कैपिटल K के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है हमको, हमको क्या करना है, हमको यहाँ से ये बस करना है कि R1 और R2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि हमको यही टास्क दिया गया है कि हम इसको दो फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, ये करेगा तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए, अब यहाँ से देखिए वो सारे जो वैल्यूज हैं, तो इक्वेशन 5 का अगर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो इक्वेशन 5 का अगर हम यूज करें तो इसको हम देखिए इस इक्वेशन 5 को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों रेशियो को, इस रेशियो को और इस रेशियो को ऐड कर सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे ऐड हो गया। अब ये जो पूरा वैल्यू है ये आपका कैपिटल आर है इक्वेशन 4 में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है। सो इट इज आर बाई ए प्लस बी, यूजिंग 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 4 का यूज किए। हाँ, यहाँ से आपका R1 cos अल्फा मिल जाएगा, बी को क्रॉस कर दीजिएगा तो, और यहाँ से आपको R2 cos बीटा मिल जाएगा, ठीक है। इस सेकंड रेशियो से ए को क्रॉस कर देंगे। अच्छा, इसी तरीके से जो इक्वेशन 3 है यहाँ पे देखिएगा, वहां पे आपको मिलता है R1 साइन अल्फा R2 साइन बीटा, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे ए से गुना कर दिए, इसमें ऊपर नीचे बी से गुना कर दिए, कर सकते हैं। और फिर ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐड कर दिए। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि ये जो पूरा वैल्यू है ये आपका क्या है, ये आपका के है, इक्वेशन 6 में देखिए, ठीक है। ये के हो गया बाई ए प्लस बी यूजिंग इक्वेशन 6। तो यहाँ से फिर से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से फिर से हमको R1 साइन अल्फा और R2 साइन बीटा का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। देखिए आप, ओके, देखिए यहाँ से हमको R1 साइन अल्फा मिल जाएगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा वापस, फिर तो यही बचेगा के बाई ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरीके से R2 साइन बीटा भी हमको सेम मिलेगा के बाई ए प्लस बी, ठीक है, ओके। तो अब देखिए ये 7 नंबर में हमको ये सेट मिला है R1 कॉस अल्फा, यहाँ पे R1 साइन अल्फा, फिर यहाँ पे R2 कॉस बीटा, यहाँ पे R2 साइन बीटा। तो R1 R2 को निकालना इजी है, 7 और 8 को स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर वी गेट। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो R1 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एलसीएम कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से R2 स्क्वायर आपको ये मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे मेरा R1 और R2 दोनों का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, ओके, दोनों का वैल्यू आ गया। तो अब आप देखेंगे कि टेन अल्फा भी आप निकाल सकते हैं, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को आप डिवाइड कर दीजिए तो टेन अल्फा आपको ये मिल जाएगा और टेन बीटा आपको ये मिल जाएगा। तो हम लोगों को R1 R2 भी मिल गया और हम लोगों को अल्फा बीटा भी मिल गया, यानी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि हम क्लियरली R1 और R2 में गिवन फोर्स को रिजोल्व कर सकते हैं। और चूंकि अल्फा और बीटा भी मुझको मिल गया है, यानी ये एक डिफाइन एंगल है, हम इस डिफाइन एंगल में R1 और R2 को ले सकते हैं। यहाँ से हमारा टारगेट पूरा हो गया। सो यही बात लिखा हुआ है कि 9 और 10 ये जो दोनों इक्वेशन का सेट है ये आपको बता रहा है कि R1 और R2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये आपको मिल गया है गिवन टर्म आर के में, तो इसलिए ये हो सकता है, यानी हम दो फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें ए और बी भी है, ठीक है, और ए और बी क्या है, पैरामीटर है, इसका वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो यानी ए और बी को लेने का तरीका मेरा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है। तो यानी ये जो काम है R1 और R2 को कन्वर्ट करने का, ये इनफाइनाइट तरीके से किया जा सकता है, इसका इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, ठीक है। ये जो मेन पार्ट था ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। सेकेंड पार्ट जो वॉल्यूम वाला पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है।
ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो मैंने अभी आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी कोई खास मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये देख लेते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, वॉल्यूम V ऑफ टेट्राहेड्रन ABCD इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ABC का जो एरिया है वो ये हो जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो ये आएगा, ये पहले भी आप लोग किए होंगे। ठीक है, अभी याद कर लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, ज्योमेट्रिकली उतना बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अब ये देखें, आपके AB का वैल्यू R1 दिया हुआ है और CD का वैल्यू आपको R2 दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो लेंथ AC निकालेंगे आप, तो वो A प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने से। ओके, तो ये A प्लस बी हो गया, ये साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको आप R1 देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा को हम खोले हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और R1 R2 को हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं दोनों में, इस तरीके से मल्टीप्लाई किए हैं ताकि हमको R1 साइन अल्फा पता है, हमको R2 कॉस बीटा भी पता है, R1 कॉस अल्फा पता है, R2 साइन बीटा भी पता है। ठीक है, इनका जो वैल्यू पता है वो हम डाल देंगे, तो डालने के बाद सोल्व कर लीजिएगा, ये आएगा। ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, आसान था। अच्छा, इसके बाद चलिए नेक्स्ट जो है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के लिए तो ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था रिजल्ट हमारा, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है दो रेंज आपको दिया है उसका रिजल्टेंट निकालने का। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्या, रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन रेंजेस, यानी दो रेंज आपको दिया हुआ है उसका रिजल्टेंट फाइंड करना। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखिए, तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से बनेगा, थोड़ा सा इसमें बस एक हम लोग कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे, तो वो आप केयरफुल रहिए, बाकी आपके लिए सेम रहने वाला है। ठीक है, सपोज द फर्स्ट रेंज, एक रेंज हम लोग ले लेते हैं R1 K1। ठीक है, हुज एक्सिस इज AB। पिछले बार के जैसा देखिए, R1 लिए हैं और साथ में इस बार K1 भी ले लिए हैं। ठीक है, एंगल अल्फा बना रहा है। इसी तरीके से R2 K2, ठीक है, जिसका एक्सिस CD है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, R2 भी लिए हैं और K2 एंगल बना रहा है। ठीक है, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन AB एंड CD। ठीक है, सपोज करते हैं कि AB और CD के बीच का एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। जैसे मान लीजिए ये मेरा AB है, ये मेरा CD है। ठीक है, दोनों का चूंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है, तो ये है मेरा AB और ये है मेरा CD। ठीक है, अब दोनों चूंकि जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये एंगल अल्फा होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल टू जेड एक्सिस है, इसीलिए फिगर हम लोगों का इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो AC है वो A है, मतलब ये जो पूरा लेंथ है A से लेकर के C तक का, ये जो पूरा लेंथ है ये क्या है, पूरा A है। फिर सपोज कर लेते हैं कि जो O से लेकर के A तक का दूरी है वो X है, और तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, तो ये पिछले बार के ही जैसा रहने वाला है, तो बहुत डिटेल में हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो इस बार पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, x00, और पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, -a माइनस x00। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, लेट AB इज इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा, ठीक है, विथ OZ, देन CD इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा माइनस अल्फा विथ OZ, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रिजल्टेंट रेंज मान लेते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आर के आएगा अलोंग OZ एक्सिस। ठीक है, जैसे पिछले बार था। अब देखिए, हम पिछला ही बार का यूज करेंगे। ठीक है, जो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। हाँ, तो वो बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। हाँ, क्योंकि बस कुछ होगा नहीं, आप देखेंगे कि यहाँ पर A था तो अब X लेना है, ये हमने B लिया था तो इसको A माइनस एक्स लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो अल्फा ही था, ये आपका बीटा था, तो बीटा के जगह पे आपका थीटा माइनस अल्फा आ गया है। ठीक है, ध्यान है। तो आई डायरेक्ट हम लोग टेबल बनाते हैं ताकि R1 और R2 का हम लोग जो कंपोनेंट है वो फाइंड आउट कर सके। ठीक है, ओके, तो पिछले बार भी आप लोग देख चुके हैं कैसे बनेगा, तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि R आपका XYZ है और K आपका एलिमेंट है, ये हम लोग मान लेते हैं कि जो नेट रिजल्टेंट आएगा उसका कंपोनेंट अलोंग XYZ लेंगे, और जो नेट कपल आएगा उसको हम लोग LMN लेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा, चलिए,
देखिए तो यहाँ से ये जो टेबल मिलेगा, ये टेबल भी देख लीजिए, और जैसे पिछले बार लिखे थे कि चूंकि जो नेट रिजल्टेंट है हम लोग उसको एलोंग जेड एक्सिस ले रहे हैं, तो जो फाइनल जो रिजल्टेंट है एक्स और वाई के एलोंग में 0 होगा, जेड के एलोंग में आर। इसी तरीके से जो कपल है वो सिर्फ जेड के एलोंग में होगा, अबाउट ओ जेड, अबाउट ओ एक्स 0 होगा, और अबाउट ओ वाई भी 0 होगा। ठीक है, ये पिछले बार के ही जैसा है, सेम टू सेम है, कोई खास चेंज नहीं है। ठीक है, अब आइए देखिए, अब जो हमको R1 और R2 फाइंड आउट करना है उसके लिए हम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टेबल इस तरीके से बनेगा जैसे पिछले बार बना था, सेम टू सेम है। बस ये आपको ध्यान देना है कि क्या चेंज हुआ है। चेंज बस ये हुआ है कि बीटा को हम लोगों ने थीटा माइनस अल्फा लेना है। ठीक है, वही काम करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को एक्स कंपोनेंट वही 0 मिल जाएगा, x1 x2 का सम, y कंपोनेंट y1 y2 का सम मिलेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, z कंपोनेंट z1 z2 का सम मिलेगा, ये मेरे को मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से जो फोर्स का टेबल है, R1 और R2 जो दो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट, जो उनका जो कंपोनेंट है अलोंग एक्सिसेस, ठीक है, जो नेट कंपोनेंट है अलोंग एक्सिसेस, वो हमको मिल गया। ये टेबल 2 है, तो ये टेबल 2 को आप अच्छे से, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे जो है वो कपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो पहले मूवमेंट ऑफ फोर्स हम लोग R1 और R2 का ले लेते हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या, जैसे देखिए, जैसे इस बार क्या है ना कि हम लोगों ने जो लिया हुआ है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, एक एक यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये जो पॉइंट सी है, जो आपका पॉइंट ए है, ठीक है, बीच में ओरिजिन है, तो ये जो आपका K1 है, ठीक है, और ये जो हमारा K2 है, तो इसका भी कंपोनेंट होता है। ठीक है, जैसे ये तो आपका K1 है, ये K2 है, तो इसका जो कंपोनेंट आप निकालेंगे अबाउट एक्सिस, तो वो भी इसी तरीके से निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप R1L1 R1M1 R1N1 लिखे हैं ना, उसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, K1L1 K1 K1M1, ठीक है, K1M1 और K1N1। तो K1 का ये आपको मिल जाएगा कंपोनेंट, ठीक है, अबाउट डिफरेंट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इसी तरीके से आपको K2 का भी मिलेगा, K2L2 K2M2 K2N2। तो आपको ध्यान ये देना है कि इस बार चूंकि K1 K2 भी है, मतलब हमको कपल भी गिवन है, मूवमेंट भी गिवन है। ठीक है, तो जब हम लोग नेट मूवमेंट निकालेंगे तो फोर्स का तो निकलेगा ही निकलेगा, K1 और K2 का भी निकलेगा, और वो इस तरीके से निकलेगा, जहाँ L1 M1 N1 आपको पता है, L2 M2 N2 भी पता है। ठीक है, तो इसको बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। हाँ, फोर्स के ही जैसा होता है। अब आइए नीचे चलते हैं, हम लोग देखते हैं मूवमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए फोर्स का मूवमेंट निकाल लेते हैं R1 और R2 का। ठीक है, तो उसका तरीका आपको पता है, जैसे पिछले बार निकाल रहे थे उसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन इस बार हम लोग लिए हैं L1 M1 N1। ठीक है, क्योंकि फोर्स के अलावा आपको K1 K2 का भी मिलना है। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो देखिए, अब जैसा हमने आपको बताया कि जो कपल है हमको K1 और K2 दिया हुआ, इसका भी हमको मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, इसका मूवमेंट हम लोग ले लेंगे L2 M2 और N2, और K1 का होगा अबाउट एक्स एक्सिस K1 L1, तो K2 का K2 L2 हो जाएगा। तो ये अबाउट एक्स एक्सिस आ गया, तो ये आई कैप। इसी तरीके से K1 का अबाउट Y1 या अबाउट Y एक्सिस K1 M1, और इसका K2 M2। इसी तरीके से अबाउट जेड एक्सिस में K1 N1 और K2 N2। ठीक है, तो इन दोनों को आप सम निकाल लीजिए। ठीक है, वैल्यू आपको पता है L1 M1 का, N1 का, L2 M2 N2 का, तो ये आपको निकल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप देखिए वैल्यू निकला हुआ है। तो अब जो हमारा जो नेट जो जो वैल्यू है LMN का, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। ओके, देखिए जैसे ये तो हमारा हो गया L2 हो गया, ये हो गया M2। ठीक है, ये हो गया हमारा N2। ओके, तो और ऊपर में आपको L1 M1 N1 मिला हुआ है, तो नेट जो L है वो दोनों का सम हो जाएगा 0,
नेट एम दोनों का सम हो जाएगा दिस वन, और नेट एन मेरा दोनों का सम हो जाएगा N1 और N2 का, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट हमारा मिल गया। यानी हम फाइनल जो है फोर्सेस का और जो गिवन मूवमेंट था K1 K2 उन दोनों का हम जो नेट मूवमेंट है एल एम एन वो निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ऊपर में जो टेबल 1 था वहां पे भी आपको नेट मूवमेंट और नेट फोर्स दिया हुआ है, और टेबल 2 में आपको दोनों फोर्सेस का जो नेट कंपोनेंट है वो दिया हुआ है, और टेबल 3 में आपको दोनों फोर्सेस का और मूवमेंट का नेट मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग टेबल 1 को कंपेयर करेंगे 2 और 3 से, तो आप क्या पाएंगे। ठीक है, ऊपर में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा मैं यहाँ पे स्लाइड नहीं करूंगा, तो आप ये पाएंगे कि ठीक है, जब आप टेबल 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका, ठीक है, ये जो y कंपोनेंट है वो 0 था, तो वो आपस में बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि x दोनों में 0 है तो इससे हमको कुछ मिलना नहीं है। ठीक है, तो आपको y कंपोनेंट से ये मिल जाएगा और आपको z कंपोनेंट से ये मिल जाएगा। आप ये अलग अलग करके देखेंगे तो y कंपोनेंट है, ये आपका z कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से जब आप टेबल 1 और टेबल 3 को करेंगे आपस में कंपेयर, ठीक है, जब इन दोनों टेबल को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर से आपका एक्स एल जो है दोनों में 0 था, तो यहाँ से कुछ हमको मिलना नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप एम को कंपेयर करेंगे तो एम को कंपेयर करने से आपको ये मिलेगा, और जब आप एन को कंपेयर करेंगे तो आपको ये मिलता है। ठीक है, ओके, तो अब चलिए मेरे पास इक्वेशन 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ठीक है, अब हमको इसके हेल्प से करना क्या है, तो हमको करना ये है कि हमको जो है आर का वैल्यू निकालना है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका और रिजल्टेंट जो मूवमेंट है उसका, यानी इस रेंज का वैल्यू निकालना है। तो कंसिक्वेंटली हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि थीटा तो मेरा गिवन है दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो हम लोग अल्फा को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, ओके, और एक एक्स को फाइंड करेंगे जो हम लोग ओरिजिन से डिस्टेंस लिए हैं। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हमारा निकलेगा। सबसे पहले हम लोग देखिए 4 और 5 को स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे इस 4 को और 5 को स्क्वायर करके जोड़ दे रहे हैं। तो स्क्वायर करके जोड़िएगा तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर बचेगा। इसी तरीके से R2 स्क्वायर मिलेगा और ये 2R1 R2 ये मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, और इधर आपको राइट हैंड साइड में सिर्फ आर स्क्वायर मिलता है। ये आप देखिएगा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो हमको ये इक्वेशन 8 में आर मिल गया। तो यहाँ से देखिए चूंकि थीटा मेरा गिवन है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब जो मेरा आर निकालना था वो आर हमको मिल चुका है। ठीक है, यहाँ से एक काम आपका हो गया। ठीक है, अच्छा आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे, तो आर के बाद अब हम लोग इक्वेशन देखिए हम लोग 4 और 6 को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, इक्वेशन 4 को यूज करेंगे और 6 को लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा इक्वेशन 6 है, पूरा ऊपर में दिख रहे हैं। ठीक है, इसको जब आप लिखेंगे तो आप ध्यान ये दीजिएगा कि जो R2 साइन थीटा माइनस अल्फा है ये, ठीक है, इसको आप हटा करके क्या लिख सकते हैं, इसको आप हटा कर लिख सकते हैं R1 साइन अल्फा। कहाँ से, यूजिंग इक्वेशन 4। 4 को देखिए ऊपर में, तो 4 में आप ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखिए एक्स R1 साइन अल्फा और ये टर्म आपका पूरा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है ना, तो जो बच रहा है उसको आप फिर नीचे से लिख लीजिए। ठीक है, जब उसको आप एक बार नीचे लिखेंगे तो आपको क्या बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे चले आए हम। ठीक है, कहाँ पे थे, यस यहाँ पे थे। तो देखिए हम लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k1 cos अल्फा प्लस k2 cos थीटा माइनस अल्फा प्लस दिस वन। ठीक है, इक्वेशन 9 हो गया। अब इक्वेशन 7 को लिखने का कोशिश कीजिए आप। ठीक है, देखिए इक्वेशन 7 मेरा ये गिवन है। ठीक है ना, अच्छा इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x को कॉमन ले लेते हैं, तो R1 cos अल्फा और यहाँ से R2 cos थीटा माइनस अल्फा, ये आपका 1 हो जाएगा। और फिर आप इसको देखेंगे तो इक्वेशन 5 में, इक्वेशन 5 को आप देखिए ये आपका पूरा r है, तो यहाँ पे r लिख दीजिएगा, तो ये आपको इस तरीके से इक्वेशन 10 मिल जाता है। ठीक है, तो अब जो मेरा टारगेट है वो है k और x को निकालना। ठीक है, क्योंकि r तो आपको मिल चुका, सो आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड x। x तो मिल चुका, r तो मिल चुका है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। ओके, चलो,
तो कैसे निकाल सकते हैं एक्स और के और एक्स को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, देखिए तो 4 से, इक्वेशन 4 से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए इक्वेशन 4 में हमारा था R1 साइन अल्फा, R2 साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो इसको फिर आप साइन ए माइनस बी को खोल के आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फा को आप कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा, और कॉस अल्फा को भी अलग कर दीजिए। अब यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा को एलिमिनेट करके इस तरीके से रेशियो में लिखा जा सकता है। अब रेशियो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी लगाते हुए स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो डिग्री चेंज होगा, तो स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। ऊपर भी लग गया, नीचे भी लग गया, ठीक है। अब इसको आप सम करेंगे तो ये आपका, ये जो पूरा वैल्यू है ये आपका कैपिटल आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट में ये आपको सिर्फ आर बचेगा यूजिंग इक्वेशन 8, ठीक है। यहाँ से हमको ये जो रेशियो है साइन अल्फा बाई R2 साइन थीटा, ये और ये जो रेशियो है कॉस अल्फा बाई R1 प्लस R2 कॉस थीटा, ये हमको 1 बाई आर के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों को ये दिखेगा कि अगर इक्वेशन 9 को आप यूज करें, इक्वेशन 9 को जब आप यूज करेंगे ना, तो इक्वेशन 9 देखिए हमारा ये था, ठीक है। तो इक्वेशन 9 को थोड़ा सा आप लेके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको कॉस अल्फा और साइन अल्फा को अलग अलग कर लेना है, और फिर कॉस अल्फा का अभी जो वैल्यू आया है वो आपको पुटअप कर देना है, ठीक है। और साइन अल्फा का जो वैल्यू आया है, देखिए इक्वेशन 11 का यूज करना है, यानी जस्ट हमने अभी जो फाइंड आउट किया था उसमें से। तो 1 बाई आर जो आएगा उसको आप कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो वैल्यू है कॉस अल्फा का वो यही था, R1 प्लस R2 कॉस थीटा बाई आर, तो आर तो बाहर चला गया। और साइन अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, R2 साइन थीटा बाई कैपिटल आर, तो आर आपका बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर दें तो के आर इज इक्वल टू, ये मेरे को मिल जाता है, इसको थोड़ा सा आप अरेंज करके लिखिएगा तो इस तरीके से वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें थीटा है, R1 है, K1 है, R2 है, K2 है, तो ये सारा नोन वैल्यू है। नोन वैल्यू का मतलब ये हो गया कि हमको RK का प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है। अच्छा, RK का चूंकि प्रोडक्ट मिल गया है और R आपको पहले से पता है इक्वेशन 8 में, तो अब आपको के भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि सिंस थीटा इज गिवन, ठीक है, क्योंकि थीटा आपका क्या है, गिवन है, ओके। थीटा मेरा गिवन है, देयरफॉर आर कैन बी फाइंड यूजिंग इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 8 में आपको आर पहले ही मिल गया, ठीक है। चूंकि आपको आर मिल गया तो अब आप यहाँ से क्या है, आराम से आप जो है के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर और थीटा आपको मिल गया तो आप के भी निकाल सकते हैं, यानी आपको दोनों काम हो गया। अब बचा x को निकालने का बाद, ठीक है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इक्वेशन 10 को यूज कीजिए जहाँ पे x था, और वहां से आप इसको x r को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से साइन अल्फा और कॉस अल्फा को आपको अलग करना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करके। देखिए कॉमन लेकर के अलग कर दिए, फिर से साइन और कॉस का जो वैल्यू हमको मिला था इक्वेशन 11 में वो आप पुटअप कर दीजिए, ठीक है। पुटअप करेंगे तो देखिए पुटअप करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, पुटअप कर दीजिए, ठीक है। पुटअप कर देंगे हम लोग तो साइन अल्फा का R2 साइन थीटा और कॉस अल्फा का R1 प्लस R2 कॉस थीटा, दोनों में डिवाइडेड बाई R, तो कैपिटल R आपका बाहर निकल जाएगा। इसको आप ऐसे स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपको x भी मिल जाता है, ठीक है। तो सारा चीज आपको मिल गया, x भी मिल गया, कैपिटल R भी मिल गया, k भी मिल गया, थीटा भी मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, थीटा तो आपको गिवन ही था, इसका मतलब ये है कि हम लोग ये चीज प्रूफ कर लिए कि अगर दो रेंज आपको दिया हुआ है R1 K1 और R2 K2, तो इन दोनों का आपको एक रिजल्टेंट रेंज मिलेगा RK, जो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जहाँ के R1 और K1 आपका जो है वो किसी खास एंगल थीटा पे इंक्लाइन था, ये भी आपका गिवन था, ठीक है। तो जब भी R1 K1 R2 K2 दो रेंज होगा तो उसका जरूर एक रिजल्टेंट रेंज भी हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ से देख लिया। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसीलिए मैंने इसको पहले बना दिया, लेकिन है सिंपल। और बस जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि आप जो दो फोर्स यूज कर रहे हैं उसका आप दोनों फोर्स का कंपोनेंट्स आप अलोंग एक्सिस फाइंड आउट कर लें, और जो दो फोर्स है उसका मोमेंट फाइंड कर लें। जो मोमेंट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं उसका भी आप कंपोनेंट अबाउट एक्सिस फाइंड आउट कर लें। नेट आप कंपोनेंट निकाल लें फोर्स का और मोमेंट का, ठीक है। और फिर आप उसको कंपेयर कर दें, थोड़ा बस सिंप्लीफिकेशन करना है और जो अननोन्स है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको ये काफी अच्छा लगा, ठीक है।
अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और बस पढ़ते पढ़ाते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहेंगे इसी तरह का क्वेश्चन, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका रिजल्टेंट वाला, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आपका एग्जाम का स्कोर भी अच्छा होगा और आई होप आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लोज करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।